Shall we start? Shall we start, Aryan? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. Yes. So again today we are going to read about an organization, World Trade Organization. और आज हमें इसकी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी है? I hope everyone is comfortable with Hindi, so I can use a bit of Hindi and bit of English mixture. Fine. Yes or no? Fine. So today we are going to discuss about World Trade Organization. तो आज सडनली ये टॉपिक क्यों आया दिमाग में कि भैया इसके बारे में पढ़ना चाहिए? तो आई वाज फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज एडवाइज्ड बाय समवन कि एक टॉपिक है रिलेटेड, आजकल बहुत आ रहा है, वैक्सीन से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है बार बार कि वैक्सीन का पेटेंट एंड ऑल ये सब आ रहा था. सो आई थॉट टू क्लैरिफाई इट फ्रॉम द बेस लेवल एंड कि ये बेसिकली कैसे आता है. तो आई थॉट टू टेक इट फ्रॉम द बेस level. Okay. Secondly, this lecture would not remain to this today only. You know, it might get extended towards tomorrow also. मतलब कल तो होगा ही होगा. Depends कि आज हम कितना complete कर लेते हैं, तो तीसरा भी हो सकता है. वो आज पे डिपेंड करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, मेरे समझाने पे डिपेंड करता है, सब चीजों पे डिपेंड करता है. ठीक है. तो अगेन एज माई फंडा इज, हमको कहानी जाननी है, क्या कहानी थी वो कहानी जानने की कोशिश करते हैं. तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप मुझे क्वेश्चन का जवाब देना, मैं उनके अगेंस्ट आपको आंसर्स दूंगा. ठीक है. अच्छा, अब मुझे कोई ये बताए, अगर मैं एक वन बेस्ट रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर टू, व्हाट इज इट? एक अगर मैं बड़ा रीजन पूछना चाहूं वर्ल्ड वॉर वन के होने का, क्या था? बहुत सारे रीजंस हैं, ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर सिर्फ एक रीजन की वजह से हुआ था, पर अगर मैं टॉप रीजंस में से कुछ रखूं तो उसमें से भी सबसे टॉप पे क्या था? नो आइडिया? नो आइडिया एट ऑल? थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए. ओके, सो नो वन कैन इवन ट्राई फॉर दिस. ओके, so the reason for World War II is World War I. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या था? वर्ल्ड वॉर वन. तो वर्ल्ड वॉर वन का क्या रीजन था? एनीवन? वर्ल्ड वॉर वन का क्या रीजन था? I don't remember the exact cause of the conflict, but because of it, allied powers or central powers sub involved हो गए थे, and that is what basically instigated it. There was, I don't know, there was an assassination or something had happened. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, ये सब ये बोलते हैं ना फ्लैग, वो एक चिंगारी लगाने का काम करते थे, दैट्स फाइन. बट द रीजन फॉर वर्ल्ड वॉर वन इज टू शो पावर. मैं बड़ा हूं, आई एम द बिग पर्सन. मैं, मतलब तू मेरे दोस्त को कुछ बोलेगा, मैं तेरे को कुछ बताऊंगा. मतलब इट्स लाइक, इट वाज लाइक दिस. फाइन. वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, इट्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी. व्हिच वर्ल्ड वॉर वाज डेवास्टेटिंग? उसके बहुत ज्यादा डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट था. वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू? बहुत ज्यादा गंदा कौन था वो वॉर? एनी आइडिया, बिट ऑफ इट? वर्ल्ड वॉर वन या वर्ल्ड वॉर टू? So World War So it II. is, yes, very good. Why is it so? So because of the use of nuclear bombs. Okay, that could be one reason. Fine. And for the Hitler also, sir, उसने like concentration camps से सब जीवों Very good. Excellent. इसके पीछे भी रीजन है कि हिटलर ने ऐसा किया क्यों. इसके पीछे भी रीजन है. So because of World War One. नहीं, वो फाइन, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के लिए किया था, बट फाइन. उसमें क्या चीज थी ऐसी, वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था ऐसा जिस वजह से ये हुआ था? So So the basically, reason, yeah. okay, so अब मैं बता देता हूँ, आई विल नॉट गेट इनटू द मिस्ट्री ऑफ इट at all. वर्ल्ड वॉर वन हुआ,
वर्ल्ड वॉर वन के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी बोलते हैं ऑल दैट। उसकी कंडीशंस बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थी जर्मनी के लिए, जर्मनी के लिए, वाइमार रिपब्लिक के लिए उस वक्त जो भी था उसके लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस थी। ठीक है, तो देखो जब तक लड़ाई हुई थी पावर दिखाने के लिए कि आई एम मोर पावरफुल देन यू आर, तब तक इट वाज फाइन, मतलब इतना ज्यादा डेवास्टेटिंग नहीं हो रहा था। लेकिन व्हेन इट इज अबाउट रिवेंज, व्हेन इट इज अबाउट एवेंजिंग समथिंग, यू नो योर साइकोलॉजी हिट्स अ लॉट। ठीक है, because Germany and specifically Hitler was feeling very humiliating कि भाई मेरे देश के साथ में ऐसा किया गया and all that nationalism and all, तो उसको अवेंज करनी थी वो चीज। So because of that avenge वाला mindset, वर्ल्ड वॉर 2 वाज वेरी डेंजरस। हमने वर्ल्ड वॉर 1 में तो ऐसे गैस चैम्बर में घुसेड़ के जूस को मार दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स तो हमने नहीं देखे थे, इवन न्यू बॉम्ब भी देखे थे हमने, ठीक है, बाकी चीजें हुई थी, बट इतना ज्यादा डेवास्टेटिंग नहीं हुआ था। तो जब इसके डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ तब लोग सब साथ में बैठे और उन्होंने सोचा कि यार ये इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो एवरीवन वाज थिंकिंग, सबके सब साथ बैठे लोग। ठीक है, सबके सब साथ बैठने के बाद में उन्हें समझ में आया, और वो सब साथ में कहाँ बैठे, एक जगह है न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स करके, वहां पे बैठे। वहां उन्होंने बहुत सोचा और सोचने के बाद में ये पता चला कि यार वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। अगर हम लोगों को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर दें, अगर हम लोगों को आपस में इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर दें तो वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तब उनके दिमाग में क्या आया कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो फिर उनके दिमाग में आया और उसमें उन्होंने तीन ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सोचा। पहला IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा IMF, तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात हुई, इनमें से दो तो बन, IBRD और IMF, पर ITO नहीं बन पाई। ठीक है, अब लोगों को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट भी करना था उन्होंने, तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई कैसे दो कंट्रीज आपस में इंटीग्रेट होंगी, कैसे दो कंट्रीज आपस में इंटीग्रेट होंगी कि भाई दोबारा लड़ाई ना हो। सो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिकल थिंग कि मैंने अगर RN को कुछ पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैं 10 बार सोचूंगा। अगर मैंने 50 लाख रुपए RN को दिए हुए हैं तो मैं 10 बार सोचूंगा RN से लड़ने से पहले कि यार कहीं वो मेरा पैसे लेके बाद में ना बोलेगा नहीं दे रहा मैं, जाओ जो करना है जो काटना हो काट लो। ठीक है, तो मैं 10 बार सोचूंगा। मैं आई कीप ऑन ट्राइंग कि हमारा जो डिस्प्यूट है बातों से ही सॉल्व हो जाए, मैं समझाऊं उसको, इंटरनेशनल प्रेशर डलवाऊं, मैं अंशु से कहलवाऊं, निरंजना से कहलवाऊं और बाकी लोगों से कहलवाऊं कि नहीं यार RN मेरे पैसे दे दो, पैसे दे दो। निरंजना भी बोलेगी कि, अंशु भी बोलेगी, तो उसको लगेगा कि नहीं यार मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है तो लेट मी गिव सम मनी, तो मुझे वो 25 लाख रुपए दे देगा। ठीक है, फिर वो थोड़ा बहुत, सो द सेम मैकेनिज्म कैन वी कैन डेवलप, ताकि क्या है वो आपस में लड़ाई ना करें एंड वी कैन अवॉइड सच कॉन्फ्लिक्ट्स, कि वर्ल्ड वॉर लेवल का वर्ल्ड वॉर ना हो। बाकी तो वॉर चलते ही रहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं चलते हैं, वो तो दे कीप ऑन हैपनिंग, पर इस लेवल का लड़ाई ना हो पाए। सो दैट्स हाउ वी थॉट ऑफ फॉर्मिंग ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट this lecture. I think this background is more than enough to make you understand कि हमें क्या करना है। Now, here we are talking about the organization called World Trade Organization. So इसका background में अगर मैं जाऊं तो सबसे important चीज, दूसरा बड़ा रीजन कि लोग लड़ाई पे चले गए was the Great Depression. 1930 में आया था ग्रेट डिप्रेशन और यहाँ पे GDP फेल 15%। ठीक है, टू गिव यू दिस फिगर, देखो 15% से GDP फेल होना। ठीक है, और मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी 2008 में अभी एक और आया था ना, स्लो डाउन आया था, जब ग्लोबल स्लो डाउन आया था एंड ऑल दैट, जिसमें लीमन ब्रदर्स वगैरह सब फेल हो गए थे, US हाउसिंग क्राइसिस जिसको बोलते हैं हम, जो बबल बर्स्ट हुआ था, में भी वर्ल्ड वाइड मतलब डिप्रेशन आया था।
तो आपको पता है उस टाइम कितना डिप्रेशन आया था? उस टाइम डिप्रेशन आया था सिर्फ 1%। 1% से हमारी जीडीपी फॉल हुई थी, और यहाँ पे 15%। सो यू कैन इमेजिन कि इट वाज 15 टाइम्स हायर देन दिस पर्टिकुलर थिंग। मतलब ये जो 15% ज्यादा, 15 टाइम्स का बड़ा डिप्रेशन था वो। मतलब अगेन लोगों की जॉब चली गई, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजी आती है अगेन, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ठीक है। सो जस्ट खुद देखो, अपने अपने आप ट्रेंड्स देखो, तो ग्रेट डिप्रेशन के 9 साल के बाद में लड़ाई शुरू हो जाती है, वर्ल्ड वॉर। सो ऐसा ही थॉट प्रोसेस 2008 में भी था इकोनॉमिस्ट्स को, कि अगर ये डिप्रेशन अगर ये और ज्यादा बढ़ गया, अगर, तो यार ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इट बी वेरी डेवास्टेटिंग फॉर द होल वर्ल्ड। सो देन व्हाट हैपेंड? दैट सारे इकोनॉमिस्ट केम टुगेदर and started pouring in some kind of क्या बोलते हैं, मतलब उसमें अपने आइडियाज, ताकि ये डिप्रेशन बढ़े ना, मतलब सबके सब। ये बात की सोच 1930 में नहीं थी, ठीक है। अच्छा, so this is one thing. Great Depression has led to a GDP fall of 15%, while in 2008 it was just 1%. सर 1930 में फॉल होने का रीजन क्या था? से ये एक अलग ही चैप्टर है, ठीक है। वी विल, अगर उसमें जाएंगे तो फिर मेरा लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम कभी और ले लेंगे, हम यूएस हाउसिंग क्राइसिस पे भी ले लेंगे कि व्हाट वाज वो यूएस हाउसिंग क्राइसिस था क्या एग्जैक्टली, उसे डिटेल में भी समझ लेंगे। बट अगेन मैं उसमें जाऊंगा तो वो फिर बहुत सारे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गए थे, बस अभी लेट्स नॉट गेट इनटू इट, वी लुक फोकस ऑन आवर टॉपिक नाउ। फाइन, Okay, उसके लिए कभी हम और देख लेंगे इस चीज को, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज आती है, दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। What is it? We need to understand this term. What is protectionist policies? देखो protectionist policies क्या है? अब हमारे पास में दो तरह की कंट्रीज हैं, एक है डेवलपिंग और एक है, बताओ, डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अब अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैं, दिस इज इंडिया एंड दिस इज यूएस, मैं सपोज यहां पे एक फोन बनाता हूं, आईफोन 100 रुपए का, ठीक है। और यूएस भी आईफोन बनाता है विद इन देयर टेरिटरी, बिकॉज यूएस कैन मेक दिस फोन 50 रुपीज एंड इंडिया में 100 रुपए का है ये। जस्ट टेल मी वन थिंग, व्हाई यूएस कैन प्रोड्यूस दिस फोन एट 50 रुपीज? टेल मी एनीवन। They have the resources to make it at other things. वेरी गुड, रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और सर important कॉस्ट reason इससे मतलब भी है, प्रोडक्शन में होने वाले टैक्सेस शायद कम हो। नॉट रियली। अरे यार मेन रीजन सोचो ना, ये तो बाद की बात आएगी, उससे पहले क्या रीजन है? सर आईफोन में ऐसा टेक्नोलॉजी। क्या स्पेशल? वेरी गुड, टेक्नोलॉजी। अरे भैया उनके पास में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है, अब डेवलप्ड कंट्री है ऑलरेडी, उनका टेक्नोलॉजी अच्छी है, उनकी मैन पावर ऑलरेडी स्किल्ड है। समझ में आ गया? स्किल्ड मैन पावर, टेक्नोलॉजी है उनके पास में, एक नहीं 10 तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, उनके पास स्किल्ड मैन पावर है। चाहे वो गई सारी इंडिया से ही है, वो एक अलग मैटर है कंप्लीटली, पर है तो स्किल्ड मैन पावर उनके पास में, काम तो वो उनके लिए कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली में तो बैठा हुआ है अमर्त्य सेन, और कहाँ बैठा हुआ है? सारे लोग, सत्या नेडेला भी वहीं बैठा हुआ है, सारे लोग वहीं पे बैठे हैं ना, इंडिया के बड़े बड़े लोग, तो स्किल्ड मैन पावर है वहां उनके पास में। सो दे कैन एक्चुअली manufacture this iPhone because they have good technology and skilled manpower
तो वो क्या करते हैं कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 50 रुपए में बना लेते हैं. एंड इंडिया being a developing country is unable to manufacture the same in 50 rupees. Now they have to spend 100 rupees at least. हाँ या ना, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? उनको तो लगेगा ही लगेगा यार, क्यों? अगर उनको आईफोन बनाना है तो उनको यूएसए से कोई बुलाना पड़ेगा कि भाई, और फिर यूएसए की कंपनी से भी हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि भैया टेक्नोलॉजी दे दो. ठीक है, तो वो कहेंगे कि अच्छा जी हम टेक्नोलॉजी दे देते, लेकिन आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा रॉयल्टी के नाम का. ठीक है, तो मतलब आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड नाउ how iPhone can be produced by US in just 50 rupees while India can produce it at rupees only at a rupees of 100 rupees. Fine. तो अब क्या है कि इंडिया में भी आईफोन बनाने वाले हैं, यूएसए में भी आईफोन बनाने वाले हैं. तो अब क्या होगा, इनके पास तो 50 रुपए बन जाएगा, तो ये काफी सारा प्रोडक्शन कर लेंगे. यूएस की पॉपुलेशन कितनी है अप्रोक्सीमेटली? यूएस की पॉपुलेशन कितनी है? 34 करोड़. हाँ, 35 करोड़ के आसपास है. इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 137 प्लस. हाँ, 135 करोड़ है. अब देखो, ध्यान से देखो, आईफोन सपोजिटली आईफोन यूएसए ने 40 करोड़ आईफोन बना दिए. ठीक है, अब हर कोई तो आईफोन लेगा नहीं वहां पे. चलो 30 करोड़ लोगों ने ले भी लिया, मैं मान लिया 30 करोड़ लोगों ने आईफोन खरीद भी लिया, फिर भी 10 करोड़ बचे. अभी 10 करोड़ का क्या करें? टेल मी, क्या कर सकते हैं हम? Export. एक्सपोर्ट कर सकते हैं 10 करोड़. फिर यूएस की कंपनी को लगा यार मैं 10 करोड़ को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, यहाँ तो 135 करोड़ लोग हैं, अगर 50 करोड़ भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, 50 करोड़ भी, तो मेरे को तो 50 करोड़ का इतना सारा मार्केट मिल गया, इतनी बड़ी मार्केट मिल गई जो मेरा प्रोडक्ट को खरीदेंगे. हाँ या ना? यस सर. तो वो और प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, और प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे. जब वो और प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, अच्छा, जब इंडिया में बिक रहा है तो वो 50 रुपए का बिक रहा है, यहां बिक रहा है, इंडिया का बना हुआ बिक रहा है, इंडिया में यूएस का बना हुआ 50 रुपए का मिल रहा है, और इंडिया में इंडिया का बना हुआ 100 रुपए का मिल रहा है. ठीक है, और एकदम से इनको लगेगा 40 करोड़, मतलब पहले 10 करोड़ एक्सपोर्ट किए, उन्हें लगा यार अभी भी हम 50 करोड़ लोगों को और बेच सकते हैं, तो हम और प्रोडक्शन करते हैं. और जैसे जैसे वो प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाएंगे, उनकी एक्चुअल में टेक्नोलॉजी और स्मार्टनेस इंप्रूव होती रहेगी. उनकी टेक्नोलॉजी और स्मार्टनेस, जस्ट अ सेकंड प्लीज, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट यस. वो प्रोडक्शन इतनी करते चले जाएंगे कि वो और रिफाइन हो जाएंगे. अब वो इस प्रोडक्ट को 50 रुपए की बजाय वो 35 रुपए में बना सकते हैं एक आईफोन को. समझ में आ रही है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको? यस सर. और इंडिया के फोन्स तो बिकेंगे ही नहीं, तो उनके अंदर वो रिफाइननेस आएगी ही नहीं, तो वो 100 रुपए का बिकेगा. हाँ या ना? यस सर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? तो अब इंडिया क्या कर सकता है इस चीज से बचने के लिए? व्हाट इंडिया कैन डू? इसको रिमूव करने, इरेज करने का क्या रहेगा? इरेज करा, बताओ. सर लोगों को स्किल, लाइक लेबर्स को स्किल करना बेसिकली. अच्छा, और क्या कर सकता है? सर लेबर्स को स्किल करना तो इंडिया पता नहीं कितने साल से, 70 साल से तो कर नहीं पाया अब तक भी. लेबर को import duty स्किल बढ़ा करना है. एक्सपोर्ट लॉज Very good. स्ट्रॉन्ग कर सकता है अपना. Very good. So we'll again get back to the same thing. Bro. Again we'll get back to the same thing. This is the box of India. This is the box of US. I and US. 100 रुपए का, 50 रुपए का, 50 से ये 35 पे आ गया है. ठीक है, तो अब क्या करेगा? इंडिया ने एक टैरिफ लगा दिया
कि भैया जब यूएस का अगर कोई भी आईफोन आएगा तो उस पे हम 200% का टैक्स लगाएंगे। तो अब ये देखो 35 रुपए का आईफोन है, यूएस में जाके कितने हो जाए, अब इंडिया में आएगा तो 35 रुपए का तो आईफोन है, ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो जाएगा, ठीक है, यहां तक आते आते सपोज वो 40 रुपए का हो गया इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन। अब 40 रुपए पे 200% का टैक्स लगेगा तो कितने का हो गया, अब ये इंडिया में आके बिकेगा तो कितने का बिकेगा बताओ? 120 120 रुपए का, वेरी गुड। अब मजा आएगा। इंडिया वाले फोन जो इंडिया में आईफोन बन रहा है वो 100 रुपए का बन रहा है, यूएस का जो आईफोन इंडिया में आ रहा है वो 120 का रहा है। तो अब क्या, अब इंडियंस नॉर्मल सी बात है कौन सा फोन खरीदेंगे? जो इंडिया में इंडियन बना मेड। सिंपल। अब क्या होगा इससे, इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, हाँ या ना? इससे प्रोडक्शन बनेगा तो वो ज्यादा अब इंडिया की पॉपुलेशन तो 135 करोड़ है, ठीक है, अगर इंडिया में 50 करोड़ फोन भी बिक रहे हैं तो इंडिया की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी 50 करोड़ फोन के लिए, मतलब प्रोडक्शन, बहुत सारी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी उनको, बहुत सारी प्रोडक्शन करके रिफाइननेस आ जाएगी ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली आएगी। आप भी कोई चीज को रेगुलरली करते रहोगे तो आपके अंदर भी अपने आप रिफाइननेस आ जाएगी, वो आ जाती है, मतलब वो एक नेचुरल प्रोसेस है, रिफाइननेस आ जाएगी। अब यही आईफोन जो है ये आप 60 रुपए का बनाने लग जाओगे, 60 रुपए का बनाओगे, अब 60 रुपए का बनेगा तो और ज्यादा प्रोडक्शन होती जाएगी। तो मतलब इस तरह से आपने जो इंडिया में जो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वहां के लोगों को काम दिलवा दिया। 50 करोड़ फोन बनाना, 50 करोड़ को जो है फोन बनाना, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा, जमीन होगी, जमीन पर फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री के ऊपर लोग काम करेंगे, लोगों के घर चलेंगे। अब उसमें फैक्ट्री में कई सारे लोग काम करेंगे, सपोज करो ऐसी कंपनी में 50 फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, एक फैक्ट्री में 200 लोग हैं, 200 लोगों का घर चलेगा उससे। अब उसमें क्या होगा कि 200 लोग जो है वो फैक्ट्री के बाहर एक चाय वाला भी होगा, पकौड़े वाला भी होगा, खाना बनाने वाला भी होगा, तो वो सब उन सबको भी, क्योंकि उस फैक्ट्री में लोग आएंगे काम करने के लिए तो उनको भी पैसा मिलेगा। तो ओवरऑल इससे क्या होगा, उनका भी घर चलेगा। तो इनकी ये जो चाय वाला पकौड़ा वाला जो है, इनके भी घर में इनके भी घर में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो इनके भी बच्चे मार्केट घूमने जाएंगे, कोई गुब्बारा कहेगा, कोई टॉय कहेगा, कोई कुछ कहेगा। वहां पे जब गुब्बारे और टॉय की डिमांड बढ़ेगी, टॉय फैक्ट्री बनेंगी तो वहां उस फैक्ट्री में लोग आएंगे काम करने के लिए। उसके बाहर भी चाय पकौड़े वाला वो होगा, उनके भी बच्चों को मिलेगा। सो नो दैट्स अ ह्यूज साइकिल एंड इट विल increase what? GDP. Increase the GDP. total economy and the GDP and all, सब कुछ बढ़ा देगा, ठीक है? Is it very clear with everyone? Yes, sir. Yes, sir. Is it interesting to understand that what it is exactly? Yes, sir. जब इंडिया ने अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स मतलब आईफोन कंपनी बनाने वालों को के लिए एक ऐसी प्रोटेक्शन क्रिएट कर दी, कौन सी प्रोटेक्शन? ये वाली प्रोटेक्शन जो है, ये वाली टैरिफ क्रिएट कर दिया, टैरिफ लगा दिया 200% का, ये वाली प्रोटेक्शन क्रिएट कर दी, ठीक है? तो इससे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फायदा मिलेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. सर बट रॉयल्टी तो नहीं- फिर भी जाएगी ना? अरे नहीं, अभी यार मैंने वो रॉयल्टी वाली बात पे नहीं आया, मैं अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मतलब कोई रॉयल्टी पॉलिटी नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं एक आपको आईफोन बताया मैंने आपको, मैं और भी कोई एग्जांपल ले सकता था। आईफोन मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको इसमें लेता हूँ वीट प्रोडक्शन लेता हूँ। अब ये सारा आईफोन निकाल दो और वीट प्रोडक्शन की बात करना शुरू कर दो। 50 रुपए किलो दे रहे हैं इंडिया में, 100 रुपए किलो दे रहे हैं। अब वीट प्रोडक्शन में तो कोई रॉयल्टी नहीं होगी ना, होगी या?
नहीं वो तो नहीं होगी, मैं बस ये पूछ रहा था कि अगर कोई ब्रांड होता तो उसको तो वैसे तो जाता ब्रांड वो मेरे को इसलिए क्योंकि अब देखो मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी समझाना चाहता था आपको। वैसे क्या होगा वीट प्रोडक्शन में भी क्या है, अब हमारे इंडिया में हल से जोत रहे हैं, हल से जोतने में तो टाइम लगेगा ना, वहां पे मशीन चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, फटाफट फटाफट वो जो है उसको सोइंग करता है, फटाफट वो ड्रिप इरिगेशन करके पानी भी बचाते हैं। इंडिया में क्या है फर्टिलाइजर भी यूज हो रहा है। तो मेरे को इतनी सारी बातें बताने के लिए मैंने आईफोन बता दिया। तो आईफोन को समझ के हटा के, दिमाग से हटा के आप यहाँ पे वीट प्रोडक्शन भी ले सकते हो। Okay. वो रॉयल्टी वॉयल्टी सब है, ठीक है। मेरे को बस एग्जाम्पल बताने के लिए कि मैंने ये सारा एग्जाम्पल लिया है। टेक्निकली आई वुड से द एग्जाम्पल इज रॉन्ग, बट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इट। अगर मैं वीट प्रोडक्शन लूं तो वीट प्रोडक्शन इज द गुड एग्जाम्पल। जूता, आई टेक शूज ले लेता हूं मैं। शू जो यूएस में बन रहा है और इंडिया में बन रहा है, अभी जूते तो मोरलेस सेम ही है, आया ना। So our basic purpose is to understand the protectionist policy. Are we clear with this? Yes. Yes, sir. ठीक है, ये याद रखना लाइफ टाइम। मैं आपको बता दूं, टिस में जाके भी आपको यही पढ़ना है, टिस में जाके भी आपको यही पढ़ना है, ठीक है। तो ये लाइफ टाइम, और टिस में क्या है, ये सब जगह आपको बेसिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एमबीए कोर्स, सो you are supposed to know all these things, ठीक है। आपको ये जानना मतलब आपके सपोजिशन में है कि हाँ ये तो पता ही होगा आपको कि एम्बर बॉक्स क्या होता है, ग्रीन बॉक्स क्या होता है, ब्लू बॉक्स क्या होता है, ये तो पता ही होगा आपको। लोग ये समझ के चलेंगे आपको सारी चीजें पता है, बट एनी हाउ अभी हमें नहीं पता है। अभी हम कल पढ़ेंगे एम्बर बॉक्स एंड ऑल दैट, ठीक है। चलो लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग। So now we are clear with our protectionist policy. Any doubt in this can ask me. The protectionist policies go other way around as well, from developed countries to developing countries. So doesn't No, I that could. No. What are you trying to ask? Again, please ask me. Yeah, I'm unable to understand your question. that the protectionist policies go other way around as well? कि मतलब As in, इंडिया के एक्सपोर्ट जो इंडिया करेगी उस पर भी टैरिफ लगा सकते हैं। So ये होगा। there has to be some amount of I feel like balance or equilibrium, because nahin to developing countries will still be at you know, they'll still be discouraged or disadvantage ना। हाँ। देखो मेरा अभी वो सारे क्वेश्चन जो है ना आपके आगे आएंगे, देने के लिए दिए जाएंगे भी आंसर्स, ठीक है। अभी मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी इज, ठीक है। वो आपके क्वेश्चंस आएंगे कि हाँ ये तो अदर वे राउंड भी होगा, इंडिया के साथ भी तो दिक्कत आएगी है, तो इंडिया का भी होगा, हाँ ये होगा, ठीक है। इसीलिए अगर आपको नहीं पता है, कहते हैं ना कि यूएस से इंडिया 40 साल पीछे है, कहते हैं, ये बात सुनी है आपने कभी? Yes, sir. ये सुनी होगी, बड़े लूज कोनोटेशन में बात बोली जाती है, इंडिया तो 30-40 साल पीछे है यूएस से। पता है क्यों बोलते हैं वो बात? वो इसीलिए बोलते हैं बट वी वर समवेयर फॉलोइंग दीज प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अर्लियर। समझ में आई? टिल 1991 when the economic reforms happened in the year 1991 in the leadership of Dr. Manmohan Singh, PV Narasimha Rao and Pranab Mukherjee. During the time of liberalization. हाँ, वो LPG reforms सुना होगा ना, LPG reforms. What are LPG reforms? LPG. Sir, liberalization, privatization and globalization. तो बेसिकली वो ये ही इसको ही डाइल्यूट करने की बात हो रही थी कि इसको डाइल्यूट करना है हमने। किसी ने मूवी देखी है बदमाश कंपनी? Yes, sir. Yes, sir. Shoes वाली। एग्जैक्टली वो क्या था, उसमें 120% जो टैक्स लग रहा था शूज पे, वो घटा के 20% कर दिया था। सोचो, और उसमें दिखाया गया है, अगर आपको याद हो, अगर आपने ढंग से मूवी देखी हो, तो उसमें दिखाया गया है मनमोहन सिंह का, इसमें वो आता है कि अब से हम टैक्स कम कर रहे हैं। अंडरस्टूड दिस पॉइंट और नॉट? Yes, sir.
कैन यू कनेक्ट द थिंग्स? मैंने अभी एग्जांपल लिया फ्रॉम अ मूवी बदमाश कंपनी, उसमें शूज में भी यही बात करते हैं, वो शूज को वो क्या बोलते हैं, माफ क्या बोलते हैं उसको, आई गॉट द वर्ड, स्मगलिंग, शूज की स्मगलिंग करता है वो, ठीक है ना, कि क्योंकि 120% बचता था, तो ही कैन सेल द सेम प्रोडक्ट स्मगलिंग करके इंडिया में लाता था, तो उसको अच्छा पैसा बच जाता था। यू नो हु इज सुल्तान मिर्जा? सुल्तान मिर्जा कौन है? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। Yes, sir. अब आप ध्यान से सोचना, 1991 से पहले जितने भी गुंडे बदमाश थे बड़े बड़े, सब मूवीज में भी देखो, अगर मूवीज में भी याद करो, सब स्मगलिंग करते थे। क्यों? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। सुनो ना, सुल्तान मिर्जा मतलब बेसिकली हाजी मस्तान की बात हो रही है यहाँ पे। हाजी मस्तान वाज अ रियल गैंगस्टर, तो ही यूज्ड टू स्मगल गुड्स। मैं स्मगलिंग उन चीजों की करता हूं जिसकी इजाजत सरकार नहीं देती, उन चीजों की नहीं जिसकी जमीर नहीं देता। ये डायलॉग बड़ा फेमस उसका, ठीक है। देखो आप एक बात समझो, मूवीज आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, ठीक है। उस टाइम हर कोई, चाहे करीम लाला हो, ठीक है, ऑल ऑफ देम वर इनटू स्मगलिंग। वहां से इंपोर्टेड घड़ियां लेके आते थे, ठीक है, और वो इंडियन बॉर्डर्स में घुसा देते थे विदाउट पेइंग टैक्सेस, और वो अपना पैसा बनाते थे खूब अच्छा खासा। व्हाई? प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अभी क्या क्वेश्चन पूछा था मेरे से, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। इंडिया 40 साल पीछे क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इंडिया वाज फॉलोइंग द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। पुरानी मूवीज देखो, जितने भी देखोगे स्मगलर ही मिलेंगे सबके सब। आज की डेट में अलग अलग तरीके के लोग हो गए हैं। आज में आपको वो मिलेंगे जो शराब बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं। आज के अगर देखोगे आप, तो वो ऐसे होते हैं ज्यादातर, हाँ या ना? आज में ड्रग्स वाली बात होती है ना, क्योंकि दैट इज इलीगल, वो है ही इलीगल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर वो इंडिया में आ सकता है, लेकिन लीगलाइज तरीके से आ सकता है इंडिया में, लीगलाइज तरीके से, ओनली फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस, दैट्स इट। आज क्योंकि ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई है। सर या तो सर जैसे आप समझा रहे हो ये टैरिफ के लॉस का, तो मतलब रियल लाइफ में भी ये पॉसिबल है? जैसे आपने मूवी का एग्जांपल दिया, मतलब वो तो इलॉजिकल मूवी थी, तो आप कह रहे हो कि जैसे रियल लाइफ का वो रिफ्लेक्शन होता है, तो ऐसे स्कैम किया जा सकता है टैरिफ लॉस के साथ? ब्रदर, ये हुआ है, ये रियलिटी है। लॉजिकल नहीं आई है, एम वो नॉट रियलिटी है। इलॉजिकल नहीं है भाई, ये हुआ है। मैंने लॉ को इलॉजिकल नहीं बोला था सर, मैंने मूवी को बोला था एक्चुअली। नहीं, मूवी भी लॉजिकल है भाई, ये मूवी भी होता है लॉजिकल है। ब्रदर, ये होता है। ये जो बदमाश कंपनी मूवी में दिखाया गया है, एग्जैक्टली ऐसा हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि तब इतनी स्मगलिंग होती थी। सुल्तान हाजी मिर्जा मस्तान वाला भी मिर्जा हुआ है। वाज, हाँ, ये बिल्कुल हुए हैं, एवरीथिंग हैपेंड। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो इलॉजिकल, ये प्रैक्टिकली हुई है सारी बातें। आप इनकी बायोग्राफीज पढ़ो तो पता चलेगा आपको, इन रियल गैंगस्टर्स की बायोग्राफी पढ़ो तो पता चलेगा आपको। यू विल गेट टू नो कि ये रियलिटी में हुआ है। वो सबके सब स्मगलिंग करते थे। अब वो कैसे करते थे वो एक अलग मैटर है। I am not getting into the modus operandi of them, because that is not our concern. The only concern is to tell you that India was following protectionist policies. Because of that, they have taken a legal side कि भैया वो वहां से घुसा लेते थे, कहीं से भी जाके अपने सामान को घुसेड़ दिया, और फिर लोगों में वही चीज, क्योंकि वो 100 रुपए की आती थी वहां से, अब इंडिया में 400% टैक्स लग रहा था, तो वही चीज 500 रुपए की बिक रही थी, तो वो विदाउट टैक्स लेके आते थे और वही चीज को 200 रुपए में बेच देते थे, ठीक है। 200 रुपए में बेचने के बाद में वो जो खरीदने वाला भी खुश, बेचने वाले को 100 रुपए मिल गए, मजा आ गया उसको। सो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज वर बीइंग फॉलोड बाय इंडिया till 1991, and from that time they started diluting it. Dilution होना शुरू हो गया यहाँ से। Is that very clear with everyone? Karthik, are you able to understand what I'm trying to tell you?
Yes, sir. those movies were not illogical. They have a sense of logic in them because that was the reality. अगर आप, मैं ये समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में पिक्चराइजेशन हो, ओके हाँ ऐसा हुआ था, हमने ऐसे मूवीज में भी देखा है, ऐसा हुआ था, क्योंकि उस टाइम की सारी मूवीज ही ऐसी बनती थी, सब स्मगलर होते थे। आज की डेट में स्मगलर नहीं होते। आज देखा आपकी आज की मूवी में कि स्मगलर है जी वो, ठीक है, हाँ स्मगलिंग होती है सिर्फ उन गुड्स की जिनको की जो कि कंप्लीटली बैन है इंडिया में आने से। और हाँ, जिस भी गुड पे ज्यादा टैक्स लगेगा, जिस भी गुड पे ज्यादा टैक्स लगेगा उसकी स्मगलिंग होगी, उस पर्टिकुलर गुड की स्मगलिंग होगी। सर गोल्ड की भी तो अभी काफी न्यूज में आया था, स्मगलिंग इंक्रीज हो गई है। हाँ तो वो इसीलिए ये इसीलिए क्योंकि गोल्ड पे भी है। देखो गोल्ड का तो एक और भी रीजन है, गोल्ड का इंपोर्ट करने से करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बस बेसिकली बात ये है कि हाँ हमने इंपोर्ट को आने से रोकना है, हमने ऐसी चीजें मतलब जिसको कि जिस पे टैक्स लगता है अगर वो अदर वे रूट से लेके आते हैं तो स्मगलिंग कहलाता है, ठीक है। सो बिकॉज वी वर फॉलोइंग द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। नाउ इज इट क्लियर विद एवरीवन? यस सर। Shall we go ahead? अब मैं आपको ये बता दूं that these protectionist policies were being followed by USA. Just a second, please. Let me just take it. These protectionist policies were being followed by USA in 1930 by enacting a law, Smoot-Hawley Act 1930, कि भैया हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चलाएंगे, जिसको जो करना है वो कर ले। Because of this, world trade falls. आया ना भाई, वर्ल्ड ट्रेड तो फॉल होगा ही ना। ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। मैं तो लूंगा ही नहीं बाहर से कंट्री का, कोई कंट्री से तो मैं बाहर लूंगा ना, यूएस से लेगा ना मैं लूंगा, इसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। You got my point, what I'm trying to tell you. World trade falls, ठीक है। अब हर कंट्री अपने आप को प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी के ऊपर आ जाने के बाद में जब ट्रेड फॉल हुआ तो ऑब्वियसली पीपल वर नॉट इंटीग्रेटेड, तो टैरिफ वॉर चलने लगा। अच्छा तुम मेरे आईफोन पे 100% टैक्स लगाओगे, मैं तुम्हारे जूतों पे 400% टैक्स लगाऊंगा। अच्छा तुमने मेरे जूतों पे 400% टैक्स लगाया, मैं तुम्हारी घड़ियों पे 600% टैक्स लगाऊंगा। अच्छा तुमने मेरी घड़ियों पे 600% टैक्स लगाया, मैं तुम्हारे फलाना गुड़ पे 1000% टैक्स लगाता हूँ। टैरिफ वॉर हैपेंड, people lost interest, there was no economic integration. Now it's a fertile ground for a chaos to happen, and the chaos happened in the form of World War II. Thank you. World War II. समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मैंने ये बता ही दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अभी चल ही रहा था, बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में था, जब पता था कि अब तो हिटलर वगैरह। हाँ या प्लीज गो अहेड। So मतलब could you just elaborate a little more कि एक economic chaotic situation के कारण World War II मतलब एक humanitarian चीज थी, वो कैसे, how did it manifest into that? Okay, so मैं निरंजना को, अब निरंजना की मैं जॉब छीन लेता हूँ, निरंजना को मैं खाने के लिए भी नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं निरंजना को पानी भी पीने के लिए नहीं दे रहा, ठीक है। अब निरंजना भूखी भी है और प्यासी भी है। अब ह्यूमैनिटेरियन नहीं सोचेगी निरंजना, अब भाड़ में जाए सब कुछ, मुझे खाना खाना है। नाउ सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। Have you read the theory of survival for the fittest? Yes sir. Got it. So would Niranjana be thinking of humanitarian things now? Tell me. इसने 10 दिन से निरंजना ने खाना भी नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। फाइन, चलो निरंजना के पास एबिलिटी है कि वो 10 दिन बिना खाए पिए रह सकती है। बट सपोज कोई और लेडी है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, और वो भूख से बिलख रहे हैं। Now Niranjana will be thinking of humanitarian things. You're understanding my point, what I'm trying to tell you? Yes sir, got your point. That's how World War broke out, right? ये बहुत सारी चीजें होती थी, मतलब ऐसा नहीं है World War II के लिए बहुत सारे फैक्टर्स थे, these were few of the factors.
और मैं आपको एक और भी बात बता दूं, जर्मनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्लोबल डिप्रेशन जर्मनी वाज डूइंग गुड। ये बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग बात है, बट फाइन। वो क्यों अच्छा कर रहे थे? बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, बिकॉज दे वर हेवीली स्पेंडिंग ऑन द पब्लिक वर्क, रीआर्मामेंटेशन कर रहे थे वो। चलो वो एक अलग चैप्टर है, लेट्स नॉट गेट इनटू वर्ल्ड वॉर 2। सो टैरिफ वॉर हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, 15% से फॉल हुआ, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चल रही थी। कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था बाय एक्टिंग इन एन एक्ट लॉ कॉल स्मूथ हॉली एक्ट 1930। वर्ल्ड ट्रेड गिर जाता है। वर्ल्ड ट्रेड क्यों? क्योंकि टैरिफ वॉर होता है। टैरिफ वॉर की वजह से वर्ल्ड ट्रेड गिर जाता है। दैट बिकम्स अल्टीमेटली बिकम्स अ वर्ल्ड वॉर 2 एंड ऑल। ठीक है, फिर उनके बाद में उनको लगता है कि इतना बड़ा वॉर हुआ, हमने मिला क्या? कुछ नहीं मिला, और इतने सारे लोग फालतू में मारे गए, गैस चैम्बर में घुसड़ के मारे गए। तो let's do something so that such thing do not happen in future। तो उन्होंने कहा कि हम ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस करेंगे। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई एक न्यू हैम्पशायर में 1944 में, जुलाई 1944 में। तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आएगी कि भैया इतनी सारी तबाही हो गई है, तो इस तबाही को ठीक भी तो करना है, हाँ या ना? हाँ या ना? इतनी तबाही के लिए जो हमें रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो हम वो करेंगे। तो उन्होंने बना दिया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हाँ या ना? इसको लेटर ऑन हमने वर्ल्ड बैंक बोल दिया। ऐसे ही IMF विल लुक फॉरवर्ड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, BOP क्राइसिस। अब ये क्या होती है, आई विल नॉट गेट इनटू द बिकॉज ये अलग अपने आप में एक चैप्टर है। फाइन। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने के क्या करना पड़ेगा? एक इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी। ये ITO क्या करेगा? इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? अब खुद सोचो कि क्या करेगा वो। मतलब हम अगर दो कंट्रीज आपस में वॉर में ना जाएं तो वो क्या करेगा? इसका पर्पस क्या होगा ITO का? एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिसमें दोनों का प्रॉफिट लॉस एक बहुत ही बैलेंस तरीके पर। So nobody can say, you know, you are. Tell me in this context. Okay. So ITO limitations लगाएगा टैरिफ लॉ पे कि after this point you cannot put a आइडियल सिचुएशन बताओ मेरे को। आइडियल सिचुएशन में क्या करना चाहेगा? ITO का क्या काम होता अगर वो होता? जैसे है नहीं, क्या करना चाहेगा? फ्री मार्केट। वेरी गुड। फ्री ट्रेड, नो टैरिफ, नो टैक्सेस। ठीक है, 100 रुपए का आईफोन, 5 रुपए की 50 रुपए का आईफोन USA से चलेगा, 5 रुपए उसकी लगेगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंडिया में 55 रुपए का बिक जाएगा, नो टैक्सेस। इंडिया का आईफोन 100 रुपए में चलेगा, 10 रुपए का उस पे 5 रुपए का उस पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, 105 रुपए का USA में बिक जाएगा। नो टैरिफ्स एट ऑल, जीरो टैरिफ, फ्री ट्रेड। ये इधर से उधर कोई भी आराम से ट्रेड कर पाए। That is the ultimate that would have been the ultimate motive of ITO। ठीक है, पर ये तो बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? USA ने रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो ये करना चाहता ही नहीं था। पर लोगों को ये समझ में आ गया था, बहुत सारे नेशंस को, कि नहीं, हमें ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, ITO जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तो वो 1948 में जेनेवा कॉन्फ्रेंस करते हैं। फिर 44 allied nations साथ में आते हैं और वो एक मल्टीलैटरल अग्रीमेंट करते हैं। मल्टीलैटरल अग्रीमेंट का नाम होता है GATT। दिस इज कॉल्ड GATT। कोई फुल फॉर्म बता दे? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। बस, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। कि 44 देश जब आपस में ट्रेड करेंगे तो इसमें ये चीजें जो हैं हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे। टैरिफ कम से कम हो, ये ड्रामा उनके लिए था। इसमें एक चीज रह गई GATT में, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स।
इसके लिए एक जनरल एग्रीमेंट कर लिया। कितने लोगों ने किया था ये? Allied powers ने जितने हाँ हाँ यार, आई रिक्वेस्ट अगेन, थोड़ा ना मतलब मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट होता है लैपटॉप को पढ़ाना, मेरे को ना थोड़ा मजा नहीं आता, तो आई रिक्वेस्ट यू टू इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास, तो आई कैन एक्चुअली सी द एक्सप्रेशन। आर्यन यू वर देयर, आई डोंट नो व्हाई यू लेफ्ट, फाइन। तो थोड़ी शक्ल दिख जाती है तो मेरे को पता चलता है कि हाँ समझ में आ रहा है व्हाट इज योर, ठीक है, एटलीस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम आल्सो ना। वो पढ़ाया नहीं जाता, वो ना मतलब ऐसा लगता है कि लैपटॉप को पढ़ा रहे हैं, सो प्लीज दैट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, कई बार नॉडिंग करते हो ना, नॉडिंग करने से भी पता चलता है हाँ यार मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, या वेदर यू आर अग्रीइंग टू मी, थोड़ा सा आइडिया लगता है, ठीक है। ओके, तो ये GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो अब सोच के बताओ इसका क्या काम होगा? सोच के बताओ क्या काम होगा इसका? इसका भी कुछ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा। by limiting and reducing tariff and data बस taxes. सिंपल बात है कि भैया कैसे जैसे मर्जी करो, इनका ट्रेड कराना है हमने, ट्रेड कराना है हमने, मतलब ज्यादा ट्रेड करें लोग, यही इसका काम था। अब GATT, चलो आगे चलो। आई थिंक दिस इज क्लियर। आई थिंक आपको ये कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो कहानी समझ में आना बहुत जरूरी है, वो याद रहती है चीजें, फिर अदरवाइज चीजें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, कहानी समझ में आएगी तो कॉन्टेक्स्ट भी बनेगा। इफ यू आर रीडिंग अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और उसमें सडनली कुछ ऐसा आ जाए हिस्ट्री का, तुम्हें आधी बातें समझ में ही नहीं आएंगी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अगर वो लिखा हुआ आ जाए that the US was following protectionist policies since the inception of 1929 and by enacting a law which is called Smoot-Hawley Act, और ऐसे करके बहुत लंबा सा पैसेज दिया हुआ है, आपको समझ में ही नहीं आएगा उसमें, पर अब समझ में आएगा आपको डेफिनेटली। तो सर गैट में यूएस तो नहीं होगा ना, मतलब मेंबर? हाँ हाँ, वो गैट में नहीं था, वो बाद में अपना मतलब निकालने के लिए आ गया था। GATT का काम क्या था? ऑब्वियसली लिमिटेड टू रिमूविंग टैरिफ्स ऑफ गुड्स, ये इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्या? इट वाज जस्ट लिमिटेड टू रिमूविंग टैरिफ ऑफ गुड्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑफ गुड्स। उसमें भी एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल नहीं था, उसमें भी एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल नहीं था, बाकी सब गुड्स पे। बेसिकली इट वाज नेवर एन ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज जस्ट एन अग्रीमेंट, लीगल पेपर एग्रीमेंट पे लिख के, हाँ पेपर पे लिखा हुआ है। लीगल एग्रीमेंट तो ठीक है, क्योंकि उसको मतलब इंश्योर कराना कि ये हो भी, ऐसा कुछ था नहीं ऊपर बैठा हुआ, ठीक है भाई। जैसे मैंने और आर्यन ने एक अग्रीमेंट करा पेपर में कि भैया मैं आर्यन को, आई विल टीच आर्यन ऑल दीज टॉपिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आर्यन विल पे मी सो मच रुपीज। ये मेरा और उसका लीगल अग्रीमेंट है, ठीक है। इस लीगल अग्रीमेंट, इस पेपर का फायदा जब तक ही है जब कोई इसको इन्फोर्स करा सके, ठीक है। अब मैंने आर्यन से पैसे तो ले लिया, मैं कह रहा हूं मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो आर्यन कहां जा सकता है? नहीं कहां जा सकता बताओ आर्यन? वेयर कैन यू कैन गो अगर मैं आपसे पैसे ले लेता हूं और आपको पढ़ाता नहीं हूं तो? पुलिस। वेरी गुड, सो देयर इज एन इन्फोर्सिंग एजेंसी, पुलिस। पर इस कॉन्टेक्स्ट में तो कोई है ही नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में कोई, इट्स जस्ट एन अग्रीमेंट। कोई ऊपर रहना भी तो चाहिए ना जो इस बात को देखेगा। तो इट वाज जस्ट एन अग्रीमेंट कि मैं ये बोल रहा हूं बस, अगर पुलिस नहीं है सपोज, तो मैंने अगर नहीं पढ़ा है, पैसे ले लिए, तो बस ये बात निरंजना को पता चल जाएगी नेक्स्ट टाइम, तो निरंजना विल मेक श्योर कि वो मुझे पैसे नहीं दे, मुझे पैसे ना दे। मेरी एक रेप्यूटेशन जरूर खराब हो जाएगी, पर कोई इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है कि हाँ भैया ये देखो तुमने गलत किया, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात ये? ओके, इट वाज जस्ट अ प्रोविजनल एप्लीकेशन। मतलब आप ये समझो, GATT में एक प्रोडक्ट के लिए, एक गुड के लिए नेगोशिएशन होती थी। आई एम गुड एट शूज, मैन्युफैक्चरिंग शूज, तो मैं सिर्फ वो वाले वो करूंगा
मैं सिर्फ वो वाले निगोशिएशंस और अग्रीमेंट्स करूंगा जिसमें कि जूते बनाए जाते हैं। मैं घड़ी वाले में कुछ नहीं करूंगा, आई डू नॉट डू एनीथिंग। फोन में कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रहा। तो ओनली द डिजायर, जो प्रोडक्ट की मुझे जरूरत, मतलब उसी चीज के हिसाब से था। मतलब ऐसा नहीं था कि सारे प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड थे। मेरी मन है, क्योंकि अग्रीमेंट था ना ये, मेरा मन है कि मैं इस चीज में करूं, बस कि मैं आपसे ट्रेड सिर्फ इस चीज में करूंगा, आप मेरे से इस चीज में करोगे, आप मेरे से इस चीज में, ऐसा था बस। और बेसिकली इसमें जितनी भी कंट्रीज थी वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी एक तरह से, क्योंकि उन्होंने अग्रीमेंट पे साइन किया था, बस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज थी। सो बेसिकली होता ये था इसके अंदर कि रेगुलरली देयर वाज राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है, बहुत सारे राउंड्स हुए थे, ठीक है, रेगुलरली चलते रहते थे, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 साल तक चलते थे, ठीक है। तो वो चलते रहते थे, उनमें जो अग्रीमेंट्स होते थे वो साइन करते रहते थे, इंप्लीमेंट करते रहते थे। तो फाइनली एक यूरुग्वे राउंड हुआ था, तो 19 आई थिंक 1988 से शुरू हुआ था, या पता नहीं 89 से शुरू हुआ था, 94 तक चला था, ठीक है, इसी जीएटीटी का। एंड देन मराकेश अग्रीमेंट भी कहते हैं इसको, साइन हुआ, 123 नेशंस ने इसे साइन करा कि भैया अब हम जीएटीटी को अग्रीमेंट से हटा के एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस देंगे, और उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। और 1 जनवरी 1995 को मुबारक हो, घर में WTO पैदा हुआ है, ठीक है रौनक। सो अंडरस्टूड, फाइन। अब WTO का था। अब थोड़ा सा मैं वापस फिर से जाता हूँ, थोड़ा सा वापस, मैं तुम्हें आगे लेके आया, फिर वापस चलते हैं थोड़ा सा। तो क्या था कि भाई गुड्स का तो समझ में आ गया, गुड्स तो पहले से ही चल रहे थे यार। बाद में ना नई नई चीजें भी डेवलप हो गई, विच इज कॉल्ड सर्विसेज। पहले सर्विसेज उतनी नहीं थी, लेकिन अब बहुत बढ़ गई थी। जैसे कौन सी सर्विसेज? एग्जांपल, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इसका तो कोई अग्रीमेंट ही नहीं था, इसके लिए ट्रेड वगैरह तो कुछ था ही नहीं। टेलीकम्युनिकेशंस, इसके लिए भी कुछ नहीं था, ये भी तो एक सर्विस तो है, ये भी, इसके लिए भी कुछ नहीं था। तो ऐसी सर्विसेज भी आ गई थी, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी आ गई थी, है ना। इनके लिए तो कोई अग्रीमेंट था ही नहीं, कि इसके लिए भी कोई अग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ, कि मैं इंडिया में बैठे बैठे यूएसए का एक मतलब पूरा वो पढ़ूंगा, उनकी बैलेंस शीट को पढ़ के, इंडिया वो बैलेंस शीट मुझे यहाँ भेज देंगे, मैं उनकी बैलेंस शीट को पढ़ के उससे उनको एक एडवाइस करूंगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये कमियां हैं, आप ये काम कर सकते हो, और वो मुझे उसके लिए पैसे देंगे, ठीक है। इसका तो कोई अग्रीमेंट ही नहीं था, ठीक है, तब बाद में समझ में आया, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा भी चाहिए जो गुड्स को ही नहीं, जो सर्विसेज को भी इनकम्पास करता हो। फिर एक और चीज भी आई जिसको बोलते हैं IPR। व्हाट आर IPR? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम IPR को समझते हैं। व्हाट इज IPR? बेसिकली IPR होता क्या है? बोर तो नहीं हो रहे तुम लोग? नो सर। बाकी सब बोर हो रहे हैं? नो सर। ओके, फाइन। नाउ विल टॉक अबाउट IPR। अब IPR में क्या था? अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझते हैं। कितने टाइप का होता है IPR? एनी आइडिया?
नो आइडिया। अरे सब तुमने सुना है, ये पेटेंट पेटेंट नहीं सुना तुमने? पेटेंट, कॉपीराइट, अरे रोज देखते हो तुम, ये सारी चीजें वेब सीरीज में sir. आती है। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब पढ़ा है तुमने, सब पढ़ा है तुम्हें। इंडस्ट्रियल डिजाइन सब पढ़ा है तुमने। ये ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क नहीं पढ़ा है तुमने ये? Yes, sir. हैं? और जीआई, व्हाट इज जीआई? Geographical index. वेरी गुड। ज्योग्राफिकल इंडेक्स नहीं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, व्हाट इज इट? कुछ आइडिया है क्या होता है ये? तो जिस जगह का होता है, अगर कोई मतलब जैसे चेरी वगैरह अगर कहीं की है, या हम लोग जैसे कश्मीरी एप्पल बोलते हैं, तो वहाँ का वेरी उसको गुड, वेरी गुड। कश्मीरी एप्पल, यस ट्रू। बनारसी साड़ी, वेरी गुड। बंगाली रसगुल्ला, वेरी गुड। ठीक है, ये होता है जीआई टैग। एक जगह से उसे टैग कर दिया। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, 5 हुए हैं, 2 रह गए हैं, मैं भूल गया हूँ 2। अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा तुमको मैं, पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ, मैं इसको थोड़ा सा हेल्थ केयर के एग्जाम्पल से बताता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा आसान है मेरे लिए बताना। इसलिए नहीं कि मतलब मुझे दूसरे एग्जाम्पल पता नहीं है, मेरे को थोड़ा आसान है कि मैं उसमें से बेटर तरीके से समझा पाऊंगा आपको। अब एक दवाई है, कोरोना वायरस की एक दवाई बना दी मैंने, आजकल नाम चल रहा होगा 2DG, सुना है कि नहीं सुना? Yes, sir. DRDO. टैबलेट बना दी मैंने, वेरी गुड, DRDO ने बना दी है ये मैंने इसकी दवाई बना दी। अब एक बात बताओ, नॉर्मली मुझे सोच के बताओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रही है तो दवाई कैसे बनती है? इसमें बहुत सारा लैब R&D लगेगा। व्हाट इज R&D? Research and development. बहुत मेहनत लगेगी, पता नहीं कितने लोगों को पैसा देना पड़ेगा, फिर इसके अंदर में ट्रायल्स भी होंगे, इनके ट्रायल्स वगैरह भी होंगे। वो जो ट्रायल्स जो होंगे उसमें भी पैसा लगेगा, लोगों को पैसा देना पड़ता है इस चीज में। ठीक है, तो R&D भी होगी, सॉरी ये R&D यहाँ पे आएगा, R&D भी होगी, ट्रायल्स भी होंगे, फिर वो ह्यूमन ट्रायल्स पे बहुत पैसा लगता है उनको बनाने में, और उन्होंने दवाई को बना दिया। अब एक बात बताओ, कोई भी आदमी अगर इतनी मेहनत कर रहा है कि 2DG दवाई जो बनाई है, सपोज करो सिप्ला ने बनाई है, एक प्राइवेट कंपनी है, इतना मतलब मेहनत करके उसने दवाई बनाई, और पता चले कि इस दवाई को सरकार बोल रही है 50 रुपए में बेचो। सरकार बोलती है कि 50 रुपए में बेचो, ठीक है। और इसके मतलब एक्चुअल में क्या है, अगर हम एक दवाई की कॉस्ट निकाले इंक्लूडिंग R&D, तो वो आती है 50 मतलब 5,000 रुपए लगभग, और सरकार बोल रही है कि भैया 50 रुपए में बेचो। तो यार कहीं ना कहीं सिप्ला के साथ में गलत है ना यार, उसने इतनी मेहनत करी, तो आगे सिप्ला क्या कहेगा कि भाड़ में जाए, मैं पैसे दूसरे बिजनेस में लगाऊंगा, यहाँ तो मतलब मैंने इतने पैसे भी लगाए और सरकार बोल रही है 50 रुपए में बेचो। हाँ या ना? मैं करता नेक्स्ट टाइम से R&D ट्रायल मैं दूसरी मैं कंपनी बंद कर देता हूँ सिप्ला की, तो उससे क्या होगा, नो इनोवेशन विल हैपन। फिर कोई नई बीमारी आ जाएगी तो उससे लड़ने के लिए कोई कंपनी नहीं बचेगी जो मतलब दवाई बनाए। है ना? यस सर। जब कोई कंपनी नहीं बचेगी तो भाई फिर कैसे आगे करेगा काम, कैसे चलेगा? तो बेसिकली अब बात ये आती है कि यार सिप्ला को कोई इंसेंटिव रहे कि ये आगे दवाई बनाए, सिप्ला को ये इंसेंटिव रहे कि आगे कोई ये दवाई बनाए। तो इसीलिए क्या है कि एक चीज है पेटेंट, कि भाई पेटेंट ग्रांट कर देंगे हम सिप्ला को फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस 2DG। 2DG एक्चुअल में सिप्ला ने नहीं बनाई है, DRDO ने बनाई है, बट फॉर मेकिंग यू फॉर गिविंग यू एन एग्जांपल मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, DRDO ने बनाई है, बट फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सो दैट माय बेसिक थिंग इज टू मेक द अंडरस्टैंडिंग, लाइक टू गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो गलत ले रहा हूँ, क्योंकि DRDO इज अ डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये दवाई बनाई है,
तो उसका एक अलग ही मैकेनिज्म चलता है, बट मैं सिप्ला किस ले रहा हूँ बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो उनको पेटेंट दे दिया कि भाई 20 साल तक कोई भी आदमी इस दवाई को बनाएगा तो उसको सिप्ला से पहले पूछ के पूछेगा। पहली बात पूछेगा, और वो परमिशन दे रहे थे, उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। वो रॉयल्टी वाला बंदा कहाँ गया? रॉयल्टी वाला क्वेश्चन वाला। यस सर। ठीक है, तो वो पूछेगा, रॉयल्टी देगा। अगर वो परमिशन देगा तो रॉयल्टी पे करके वो जितनी बोलेगा उतना पे करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, वो अपना जो भी मनचाहा रेट होगा वो मतलब आर्बिट्रेरी जो भी होगा, उसके जो मन में आएगा वो रेट्स चार्ज करेगा, और ये 20 साल तक करेगा। समझ में आ गई बात? तो सिप्ला को लेगा, अरे वाह मैंने इतनी R&D करी, मैंने 50 करोड़ रुपए लगाए एक ड्रग बनाने में, या 500 करोड़ रुपए ड्रग बनाने में लगा, और मैंने तो भैया इसमें 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, मतलब 20 साल में मैं कमा लूंगा, और अच्छी इन्वेस्टमेंट थी ये तो। चलो मैं एक और कंपनी खोलता हूँ। ठीक है, मैं एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी, और मैं रिसर्च करता हूँ। सो बेसिकली टू बूस्ट इनोवेशन एंड R&D को एंड इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए ये सारी चीजें दी जाती हैं। ये IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। समझ में आ गई? अच्छा, अब एक बात बताओ, नॉर्मल जनरल सेंस से पूछना चाहता हूं, वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है जिसमें कि सबसे ज्यादा इसमें R&D होती है? चाइना, US। चाइना में R&D बहुत होती है? आई वुड नॉट अग्री टू इट। थोड़ी बहुत होती है, हाँ। US में बहुत होती है, भाई। तो भैया अब US को जब दिक्कत होगी तो US क्या करेगा? वही ITO जिसके लिए उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं साइन करता इसको, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आके अब वो WTO बनाने की कोशिश कर रहे हैं। IPR का कवर समझ में आ गया? अब ट्रेड ऑफ सर्विसेज भी समझ में आ गया होगा, और गुड्स तो पहले से ही था। तो दैट मीन्स, अच्छा, इन तीनों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी। इसको बोलते हैं ट्रिप्स, इसको बोलते हैं गैट्स, इसको बोलते हैं GATT। GATT क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। GATS क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। इसका क्या हो गया? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके सर। ठीक है, तो ये तीन चीजें, ऐसे करके तीन चीजें WTO के अंदर आ जाती हैं। अब वो क्या है, इसका थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। इसके लिए भी एक बड़ी चीज होती है, स्पेशल चीज, ग्रैंड बार्गेन। आज मैं तुम्हें बड़े बड़े सारे वर्ड पढ़ा दूंगा। अब देखो, GATT से क्या बनना था? WTO क्यों बनना था? टू रेगुलेट द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अब एक बात नॉर्मली जनरली समझो, US और इंडिया के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली US तो ज्यादा चीजें, इसके यहाँ तो बहुत सारी कंपनीज हैं, ये और वो है, बहुत टेक्नोलॉजी सब कुछ है इनके पास में। तो दे कैन एक्चुअली send a lot of goods to us, sell a lot of goods। और इंडिया तो उतना कर नहीं पाएगा, कम भेजेगा, मतलब ये बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत ज्यादा होगा, इंडिया में भी होगा लेकिन थोड़ा सा ही होगा, बहुत थोड़ा सा। तो नेट क्या होगा? एक कंट्री
विल बी इन ट्रेड सरप्लस, दूसरी कंट्री विल बी इन ट्रेड डेफिसिट। हाँ या ना? ऐसे इंडिया चाइना में बहुत होता है। बात ये आ रही थी कि चाइना के प्रोडक्ट्स को इंडिया ना खरीदे, आ रहा था ना चाइना को बॉयकॉट, बॉयकॉट चाइना, मास्क पे भी लिखा हुआ था बॉयकॉट चाइना। क्यों? क्योंकि अगर आप इंडिया एंड चाइना का ट्रेड डेफिसिट देखो, एक टाइम पर वो ट्रेड डेफिसिट 46 बिलियन यूएसडी था। अभी आई थिंक कुछ साल पहले की बात है, 46 बिलियन यूएसडी। इट वाज सेम, मतलब इट वाज सेम, this trade deficit between India and China was same the amount to manufacture CPAC. What is CPAC? China Pakistan Economic Corridor. Thank you. जितना CPAC को बनाने के लिए पैसा लग रहा है, उतना ही इंडिया चाइना का ट्रेड डेफिसिट था। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये समझ में आ गया? अब जिसका ट्रेड डेफिसिट होगा, जैसे इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, तो इंडिया क्या करेगा कि भैया मैं तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चलाऊंगा। फिर इसमें यही प्रॉब्लम आती है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी में कि वही फिर ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, वॉर ही आता रहता है। आपने ये भी बहुत सुना होगा यूएस चाइना ट्रेड वॉर। हाँ या ना? ये सुना है कि नहीं सुना? Yes, sir. तो व्हाट इज दिस? बेसिकली इट इज द सेम थिंग। चाइना भर भर के प्रोडक्शन करता रहता है हर चीज की। जस्ट इमेजिन, यूएस का आईफोन यूएस में नहीं बनता है, कहाँ बनता है? चाइना में, ताइवान एंड चाइना में बनता है। तो भैया उसके लिए वहां के लोग बड़े आंख में वो लगा के उसके बहुत सारे जो हैं वो करते हैं, बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वगैरह लगा के आईफोन बनाते हैं। यूएस सिर्फ एक चीज करता है अपने उसमें, डिजाइनिंग। अब जब ट्रेड प्लस होगा, जो ट्रेड सरप्लस में होगा, वो कहेगा लिबरलिज्म की बातें करेगा, सब खुल जाना चाहिए, सब खुल जाना चाहिए, सब खुल जाना चाहिए। ग्लोबल वेलफेयर भी होगा ऑब्वियसली। ये मर्केंटलिज्म, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं खोलना, प्रोटेक्ट करके रखना है। मतलब बाहर से कुछ नहीं खरीदना, बस बेचना है हमने। अपना जितना बेचेंगे तो पैसा हमारे पास में आएगा। ठीक है, मर्केंटलिज्म, दिस फिलॉसफी इज कॉल्ड मर्केंटलिज्म। तो उससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल इकोनॉमी अगेन प्रोटेक्शनिज्म में चले जाएंगे। सो बेसिकली क्या था, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म के चलते दो तरह के बैरियर्स बने हुए थे टू द ग्लोबल ट्रेड। वन इज कॉल्ड टैरिफ बैरियर, वाह टैक्स लगा दो। लेकिन टैक्स पे तो अब डंडा लगा दिया किसने? जीएटीटी ने या डब्ल्यूटीओ ने। सब पहले भी जीएटीटी समझ लो, क्योंकि उस टाइम जीएटीटी ने डंडा कर दिया था भाई कि नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, टैक्स घटाओ, टैक्स घटाओ, टैक्स घटाओ, टैक्स घटाओ। अग्रीमेंट कर रहे थे, बात कर रहे थे। डब्ल्यूटीओ का भी यही काम है बेसिकली, देखा जाए तो टैक्स घटाओ। तो ठीक है, इफ यू थिंक दैट यू आर स्मार्ट बाय रिड्यूसिंग टैक्स, जीएटीटी को बोल रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज, विल डू अदर थिंग। कह रहे क्या? विल पुट नॉन टैरिफ बैरियर्स। व्हाट आर दिस नॉन टैरिफ बैरियर्स? आप समझते हैं, मजा आएगा आपको जानने में। पहली चीज है कोटा। इंडिया कैन ओनली सेल 1000 ड्रग्स ओनली टू यूएस। कोटा लगा दिया, उससे ज्यादा नहीं बेचेंगे। यूएस कैन ओनली सेल 50, मतलब 500 आईफोन्स। मतलब सारे यूएस से जितने भी आईफोन्स आएंगे एक साल के अंदर में 500 से ज्यादा नहीं आएंगे। तो अगेन तुमने कोई टैरिफ नहीं यूज करा है, देयर आर नो टैरिफ, कोई टैक्स नहीं लग रहा उस पर, आपने कोटा लगा दिया, 500 से ज्यादा आएंगे ही नहीं। समझ में आ गई बात? या फिर तुम लोगों ने स्विच ऑफ कर दिए? Yes, sir. प्लीज स्विच ऑन कर लो। कोटास,
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। ओके, थैंक यू। अब दूसरी चीज आती है सब्सिडी। अब समझो, दिस इज आई, दिस इज यूएस। अब सपोज करो मेरे पास वीट प्रोडक्शन बहुत होता है, ठीक है, वीट प्रोडक्शन चाइना यूएस में भी होता है। इंडिया में वीट कौन प्रोड्यूस करेगा? जो आजकल फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स करेंगे। अब मैं क्या, अच्छा फार्मर, इंडिया में वीट 100 रुपीज पर केजी बिकता है, वीट चाइना यहाँ यूएस में भी 100 रुपीज पर केजी बिकता है। बहुत बढ़िया। US thinks they are only smart. We say no. What we will do, हम अपने फार्मर को 70 रुपए फ्री में दे रहे हैं, आओ हमसे 70 रुपए ले जाओ, ठीक है। उससे अपनी फर्टिलाइजर खरीदो, सीड्स खरीदो और ये बनाओ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई सीओपी फॉर इंडिया, इंडियन फार्मर्स? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट कितना हो गया? सॉरी 30 सर, बिकॉज 70 तो उन्हें मिल ही गई है ना, 30 रुपीज पर केजी हो गया। अब यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देंगे, यहाँ 100 रुपए का बिक रहा है, 30 रुपए का बिक रहा है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन लगे 10 रुपए का, 40 रुपए का बिक जाएगा यहाँ पे, आया ना। Yes, तो sir. यूएस तो एकदम बैफल्ड हो गया, अरे ये क्या, हम क्या करेंगे अब? तो बेसिकली हमने क्या करा, सब्सिडीज दी उनको। किसको? जो भी हमारा है, जो भी चीज है, इसमें भी कई सारी चीजें होती है, हम पढ़ेंगे। एक्सपोर्ट में सब्सिडी देना, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, अभी हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई थिंक आज तो हो नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो हम सब्सिडीज वगैरह दी उन्होंने। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सब्सिडीज का? इसमें भी होता है कि इंपोर्ट सब्सिडी दी या एक्सपोर्ट में प्रमोशन सब्सिडी दी, वो अलग अलग चीजें होती हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। कल आई थिंक we can take a lecture at 2:30 to 4, so if you can schedule this lecture, anyone should volunteer and मतलब मैं बात कर लूंगा कुणाल सर से, तो कल रखवा ले। 2:30 आपकी और तो कोई क्लास नहीं है? So can it be around 3 o'clock, 3:30? देखो मैं 5 बजे तक फ्री हूँ, 5 बजे तक कभी भी रखवा लो, वो आपके ऊपर है। क्योंकि मेरा वर्किंग आवर्स होते हैं, उसमें 3 वर्किंग आवर होते हैं। ओके फाइन, देन विल सी। तो फिर परसों रखेंगे, फिर हम देख लेंगे, जैसे भी होगा देख लेंगे, ठीक। तो डोमेस्टिक रेगुलेशन, थर्ड चीज डोमेस्टिक रेगुलेशन। कोटा समझ में आ गया हमको? यस सर, Yes, sir. सब्सिडी समझ में आ गई? Yes, sir. डोमेस्टिक रेगुलेशन। अब क्या हो कि ये इंडिया, थोड़ा यार मैं वो कर लेता हूँ, उसको इरेज कर देता हूँ, है ना, उचड़ होती है सारी। इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ नया जानने को मिल रहा है या फिर ऐसे ही बस? Yes, sir. बिल्कुल आ रहा है। अब इसमें एनवायरमेंट एंड हेल्थ, ये इंडिया है, ये यूएस है, सॉरी अब मैं ईयू कर देता हूँ उसको, क्योंकि इसका एक रियल एग्जांपल है। और बांग्लादेश भी ले लो, बांग्लादेश 2014 में इंडिया से एक शिप भर के मैंगोज, कौन से मैंगोज, यूरोपियन यूनियन गए, और यूरोपियन यूनियन ने लेने से मना कर दिया। कौन से मैंगोज थे? 2014 की बात है, 14 या 15 की बात है शायद, ऐसे जो 13, 14, 15 की बात है, 14 की बात है। कौन से मैंगोज गए थे? बड़ा काम हुआ था, चलो गूगल करो,
फटाफट से गूगल करके बताओ मेरे को। सर अल्फोंसो मैंगोज। वेरी गुड, अल्फोंसो। क्यों मना कर दिया था, अब ये भी बताओ, पढ़ के बताओ जल्दी से। सॉरी, हाँ हेल्थ कंसर्न्स, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि उनमें फ्रूट फ्लाई थी, ठीक है। और वो कह रहे ये तो जो मैंगो भेजे हैं ये तो घटिया क्वालिटी के, इनसे तो हमारे लोगों की हेल्थ खराब हो जाएगी। इनसे तो हमारे लोगों की हेल्थ खराब हो जाएगी, इसलिए हम नहीं लेंगे इसको, ठीक है। सो अगर ऐसा नहीं, ऐसे नहीं तो मैं ऐसे काम पकड़ लूंगा, मैं कह दूंगा कि ये खाने खाने लायक ही नहीं है ये तो अल्फोंसो मैंगो, ठीक है। ऐसे ऐसे चीजें, ऐसे बहुत सारे होते थे। अब क्या हुआ, बांग्लादेश में कुछ टाइम पहले एक बिल्डिंग गिर जाती है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, मुझे याद नहीं आ रहा है कब की बात है। उस कोलैप्स बिल्डिंग में से जब निकलते हैं तो पता चलता है उसमें से बच्चों की लाशें निकली हैं, और बच्चों की लाशों के साथ में वहां पे कपड़े निकले हैं, और उन कपड़ों पे लिखा हुआ था रेमंड्स, सॉरी 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 पीटर इंग्लैंड कपड़े, और मतलब बहुत सारे ब्रांड, नाइकी, इन सब के ब्रांड टैग्स निकले थे। तब ये पता चला कि दैट जो कि मतलब बांग्लादेश की बिल्डिंग में चाइल्ड लेबर का यूज करते हुए क्लोथ्स बनाए जा रहे थे, जिनपे की बाद में टैगिंग उन्हीं कपड़ों को ले जाके टैग करके पीटर इंग्लैंड बना के और उनको भेजा जा रहा था। दैट इज व्हाट द मोडस ऑपरेंडी, दैट्स हाउ ये काम कर रहे थे, क्या बोलते हैं, पीटर इंग्लैंड और अदर कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सारी इस तरह से काम कर रही थी। तो फिर बहुत सारी कंट्रीज ने इन 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 जो कंपनीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने इन कंपनीज के कपड़े लेने से मना कर दिया, साइटिंग, अरे भैया इसमें चाइल्ड लेबर लगी हुई है। समझ में आ गया, चाइल्ड लेबर है इसलिए हम चाइल्ड लेबर को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम नहीं लेंगे। यस सर। समझ में आ गई ये बात? यस सर। ऐसे ही एक और भी हुआ था, इंडिया का एक शिपमेंट यूएस जा रहा था, पर ये इंडिया का था ही मुझे याद नहीं है, जिसका भी था, सपोज इंडिया का एक शिपमेंट यूएस जा रहा था मछली का, तो फिर यूएस ने बोल के रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं खरीदेंगे आपसे ये, हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो आप नेट यूज कर रहे हो, उस नेट का जो छेद है वो इतना छोटा है कि उसमें छोटी मछलियां भी ट्रैप हो जाती हैं, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। तो हम नहीं लेंगे इसलिए। समझ में आ गई बात? मतलब बेसिकली क्या है, कुछ भी कर करा के हमको क्या करना है, ट्रेड ना करने का हमने कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी होते हैं, कुछ फ्रेम्ड कंसर्न्स भी होते हैं। तो क्या हुआ, 1970s तक टैरिफ बैरियर कम हो गए, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर बहुत ज्यादा बढ़ गए। 1970s तक बहुत ज्यादा बढ़ गए थे ये टैरिफ बैरियर्स, बहुत ज्यादा नॉन टैरिफ बैरियर्स। So GATT WTO international increase in non-tariff barriers after 1970, इसकी वजह से GATT को, क्योंकि GATT was limited only to tariff barriers। क्लियर हो गई बात? ये शिफ्ट्स ऑफ। अब दूसरी बात हमने पढ़ी कि भाई
1944 1948 में जब ये जीएटीटी बना था तब सिर्फ गुड्स का ही ट्रेड होता था, इतनी कोई सर्विसेज नाम की कोई चीजें थी नहीं, बहुत ज्यादा नहीं थी। तो भाई लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहां पे ज्यादा सर्विसेज होती थी देन गुड्स, तो उनको लगा कि भैया जीएटीटी जो है इज नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर, सो नाउ वी शुड मूव ऑन टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नया सा नाम रखेंगे उसका, अभी सोचा नहीं क्या नाम रखेंगे, बाद में डब्ल्यूटीओ रख दिया। और डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से भी डिमांड थी, क्या डिमांड थी डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ से कि भैया एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स, लिमिटेड टू एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स नहीं थे जीएटीटी में, बाकी सब गुड्स पे था लेकिन एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स पे नहीं था। तो डेवलपिंग कंट्रीज चाहती थी कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स दोनों के दोनों इंक्लूड हो जाएं, ठीक है। तब एक ग्रैंड बार्गेन हुआ, ग्रैंड बार्गेन। डेवलपर ने कहा कि हम इंक्लूड करेंगे आईपीआर और सर्विसेज, डेवलप में कहा हम एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल करेंगे, ग्रैंड बार्गेन। आ रही है समझ में, ये स्टोरी चल रही है, मतलब मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं आपको, एक स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और साथ में ग्रैंड बार्गेन तो हुआ ही हुआ, उन्होंने कहा कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, जैसे क्या है रेसिप्रोसिटी, कि अगर मैंने एनी गुड कमिंग फ्रॉम रक्षिता's कंट्री, मतलब आई एम सपोजिंग आई एम अ कंट्री, रक्षिता इज आल्सो अ कंट्री, तो अगर मैं 10% कम करता हूं तो फिर रक्षिता को 10% कम करना पड़ेगा, म्यूचुअल लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स। एमएफएन स्टेटस पाकिस्तान से रिमूव कर लिया था हमने, बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ट्रेड प्रेफरेंस इफ ग्रांटेड टू वन विल बी ग्रांटेड टू, ये हमने बना लिया था कि अगर मैंने कहा कि भाई गुड्स अगर यूएसए से आ रहे हैं तो मैं आने दूंगा, लेकिन अगर पाकिस्तान से आ रहे तो नहीं आने दूंगा मैं। तो डब्ल्यूटीओ में एक बात हुई कि नहीं भाई, एमएफएन स्टेटस अगर एक को दे दिया तो हमें दोनों को देना पड़े, मतलब पूरी सबको देना पड़ेगा। ट्रेड प्रेफरेंस इफ ग्रांटेड टू वन विल बी ग्रांटेड टू ऑल। तो इसका मतलब हमने कभी एमएफएन स्टेटस पाकिस्तान को दिया नहीं था, वो ऑटोमेटिकली चला गया उनके पास में। क्यों? क्योंकि हमें बाकी कंट्रीज को एमएफएन दिया हुआ था। समझ में आ गई कि नहीं आई? क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या सोच होगी इसके पीछे, आपको समझ में आ रहा है सोच क्या है इसके पीछे? प्लीज टेल मी। So, okay, I feel developed countries, इनका ज्यादा, sorry, developing countries का ज्यादा नुकसान ना हो। नहीं, अरे यार ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, हाँ। हर चीज के पीछे सोचो ना, ट्रेड बढ़ेगा। रेसिप्रोसिटी का क्या है कि अगर मैंने कम करा तुम भी कम करोगे, ट्रेड बढ़ेगा हमारे आपस में। बेसिकली डब्ल्यूटीओ और आईटीओ का क्या कॉन्सेप्ट था, जीएटीटी क्या चाहते थे, अल्टीमेट थॉट क्या था उनका? फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड कि भैया कम से कम टैक्स लगे, कम से कम टैक्स लगे, अल्टीमेटली तो फ्री ट्रेड, 0% टैक्स हो, ये चाहते थे। अब आप उसी कॉन्टेक्स्ट में सोचो, म्यूचुअल लोअरिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स, दोनों कम करेंगे, थोड़ा अभी कम करेंगे, फिर और कम करेंगे, फिर और कम करेंगे, फिर और कम करेंगे। एमएफएन स्टेटस एक को दे दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन कि भाई अगर मैं कोई गुड खरीदूंगा तो मैं इस कंट्री से खरीदूंगा। तो अगर आपने एक कंट्री को बोला कि इससे खरीदोगे तो आपको बाकी कंट्रीज को भी स्टेटस देना पड़ेगा, जो कि डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं। डब्ल्यूटीओ में 123 कंट्रीज ने साइन किया था, अब तो बढ़ गई हैं कंट्रीज। तीसरी चीज नेशनल ट्रीटमेंट, ठीक है। देखो नेशनल ट्रीटमेंट का क्या है, मैंने एक चीज चलाई हुई थी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, ठीक है, कि भाई मेरा जो नेशनल गुड है उसके लिए तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब्सिडी दे रहा हूं, या फिर मैं क्या काम कर रहा हूं,
कि मैंने सेलर्स को बोल दिया कि अगर आप नेशनल हमारे इंडिया का बना हुआ गुड़ बेचोगे तो हमको 10 रुपए पर गुड़ देंगे, और फॉरेन का बना हुआ गुड़ दोगे तो हम आपको 10 रुपए नहीं देंगे। तो फिर क्या होगा, फार्मर्स को सेलर्स को लेकर हम नेशनल गुड़ लेते हैं, अगर हम 100 बेच देंगे तो हमारे 100,000 रुपए तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो क्या होगा, एक तरह से ये ट्रेड डिस्टॉर्शन हो जाएगी ना। समझ में आ रही है बात आपको, क्यों ट्रेड डिस्टॉर्शन हो जाएगी? क्योंकि भाई मतलब मैं प्रेफरेंशियली नेशनल गुड़ बेचूंगा क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है उस चीज में। तो प्रिंसिपल बना कि भैया फॉरेन गुड्स को भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। सर एक इससे Yes. मेरा डाउट है, जैसे काफी Yeah, सारे please go जो फॉरेन ब्रांड होते हैं उनका काफी वैल्यू जो होती है कंसिडरिंग इंडियन ग्रोन ब्रांड ज्यादा होती है, राइट? सो वो इज दिस समथिंग रिलेटेड टू दिस, या वो उन्होंने अपना कॉस्ट उतना सेट किया होता है? It's related to this. A lot of time it's related to all these factors. ओके सर। ठीक है, टैक्स वैक्स लगा, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया है कंप्लीटली, अभी शायद Right, sir. और 100 200 300 साल लगे ये बिल्कुल जीरो आने में। ठीक है, और Right, मे बी sir. कभी भी ना हो, पर ऐसा नहीं है, होता है ये। ठीक है, Yes, sir. आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। बिल्कुल टाइम पे खत्म हुआ है। आपको कहानी समझ में आई सारी की सारी? Yes, sir. ये समझ में आया प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज क्या हैं, आईटीओ का क्या थॉट प्रोसेस था, जीएटीटी क्या चीज थी, क्या बनी, क्यों हुआ? ठीक है, ट्रिप्स क्या है, गैट्स क्या है, जीएटीटी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, पॉलिसी, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, कोटास क्या है, सब्सिडीज क्या है, डोमेस्टिक रेगुलेशन क्या है, ये समझ में आया सारा? बार्गेन क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ये सब समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, any doubt, please you can ask me. Anyone having any doubt, please go ahead. हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे। मैं अभी बात कर लेता हूँ कुणाल सर से कि अगर हम कल 2:30 से 4 की क्लास रख पाए तो क्योंकि मैं कल 2:30 से 4 फ्री हूँ, उसके बाद मैं परसों ही फ्री होऊंगा 8:30 से 10।